नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यदा इनसाइट में। मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं शिक्षण के प्रशिक्षण की उस प्रक्रिया के साथ जिसमें हम सीख रहे हैं कि किस माध्यम से शिक्षण करवाया जाए तो वह अधिक प्रभावी होगा। किस प्रकार से शिक्षक को शिक्षण करवाना चाहिए, किस प्रकार से शिक्षार्थी होना चाहिए, क्या शिक्षण की विशेषताएं हैं। और इसी पूरी श्रृंखला के अंतर्गत हम गत वीडियो में बात करके आए हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताएं। किस प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं समझना एक शिक्षक के लिए जरूरी है ताकि वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके, प्रत्येक बच्चे के मनोविज्ञान को समझ सके और उस आधार पर अपने शिक्षण के लिए शिक्षण विधियों का वह चयन कर सके। इसी कड़ी में आज का हमारा मुख्य टॉपिक होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। जिसके अंतर्गत हम विस्तार से टीचर की बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग अर्थात शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। अर्थात शिक्षण की जो पूर्ण प्रक्रिया एक शिक्षक के माध्यम से करवाई जाती है, एक शिक्षार्थी तक वह शिक्षण पहुंचता है, तो उसके बीच में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो उस शिक्षण को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहले उन पर छोटी सी चर्चा, जिसमें हम सबसे पहले बात करें तो शिक्षक। निश्चित रूप से हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि शिक्षक क्या है। शिक्षक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की धुरी है। और अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि यदि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की धुरी शिक्षक है तो फिर शिक्षार्थी क्या है, विद्यार्थी क्या है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के अनुसार। तो पहले हम फैक्टर्स पर सिर्फ नाम के अकॉर्डिंग बात करें, फिर इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। दूसरा प्रभावक तत्व है सहायक सामग्री, जिसमें हम बात करेंगे सपोर्टिंग टीचिंग मटेरियल, जिसे टीएलएम भी कहा जाता है। अब टीएलएम की फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे फिलहाल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप नहीं बताएंगे तो आगे की वीडियोस में जब हम इस पे चर्चा करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, अन्यथा देखते हैं तब तक कौन इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आकर बताता है। फिर हम बात करते हैं संस्थागत सुविधाओं पे। संस्थागत सुविधाएं यानी एक शिक्षण की प्रक्रिया जिस शिक्षण संस्थान के अंतर्गत चलाई जा रही है, उस संस्था की क्या क्या सुविधाएं हैं, उस संस्था में किस प्रकार का नियोजन करवाया जा रहा है, किस प्रकार की चीजें हैं, इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे शैक्षिक वातावरण। मान लीजिए टीचर भी पूरी तरह से कह सकते हैं कि तैयार है शिक्षण करवाने के लिए, सहायक सामग्री का भी उसमें चयन कर लिया गया है, संस्थागत भी सभी सुविधाएं पर्याप्त हैं, किंतु शैक्षिक वातावरण नहीं है, शिक्षा के अनुकूल वातावरण नहीं है, तब भी शिक्षण प्रभावी नहीं हो पाता। तो इसकी भी विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम बात करते हैं टीचर की। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। एक राजकीय हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर तिवारी द्वितीय श्रेणी रेल डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। वे हाई स्कूल परीक्षक के रूप में अपनी सेवा देने के लिए कोटा से जोधपुर के लिए रवाना हुए। उन्होंने खादी का कुर्ता पहन रखा था। सह यात्रियों में यात्रा कर रहे जिला अधिकारी जो सपरिवार जयपुर तक के लिए अपने सफर पर थे, उन्होंने उन प्रधानाध्यापक को, डॉक्टर तिवारी को खादी के कुर्ते में देख यह अनुमान लगाया कि शायद यह किसी पार्टी के नेता हैं। लिहाजा उन्होंने उनसे बातचीत शुरू कर दी और बातचीत बहुत आगे बढ़ने लगी। न जाने कहां कहां की बातें, हंसी ठिठोली, बहुत कुछ आपस में संवाद होने लगा। किंतु कुछ ही दूरी पर जब जयपुर आने ही वाला था, जब उन जिला अधिकारी को उतरना था, उससे कुछ ही समय पहले वे उन प्रधानाध्यापक से उनके व्यवसाय के बारे में, उनकी नेता के रूप में जो वे कार्य कर रहे हैं उस विषय में पूछ बैठे। तो डॉक्टर तिवारी ने बड़े स्पष्ट और विनम्र स्वरूप में कहा कि मैं किसी पार्टी का नेता नहीं, अपितु एक विद्यालय का प्रधानाध्यापक हूं। इतना सुनने की देर थी कि वहां सन्नाटा छा गया और जिला अधिकारी ने इस प्रकार से बेरुखी दिखाई मानो उनके बीच बातचीत शुरू ही ना हुई हो। और इस प्रकार की हीन भावना से ग्रसित स्वयं को होते देख डॉक्टर तिवारी को थोड़ा ऐसा लगने लगा कि क्या मैंने शिक्षक बनकर, मैंने प्रधानाध्यापक बनकर
इस क्षेत्र में उतरकर कोई गलती कर दी है? ये केवल डॉक्टर तिवारी की ही कहानी नहीं, अपितु अनेक ऐसे शिक्षकों की कहानी है जिन्हें कभी ना कभी इस प्रकार की स्थिति से निकलना पड़ता है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जब कोई और कार्य नहीं बचा करने को, या सब क्षेत्र में अपने हाथ पैर चला लिए, सब और प्रयास करके देख लिए, जब कुछ ना बचा तो टीचर बन गए, पढ़ा तो लेंगे ही, ऐसा मान लिया जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षण कार्य कितना जिम्मेदारी का कार्य है। एक शिक्षक को न जाने कितना त्याग करना पड़ता है, कितना उसे यह ध्यान रखना पड़ता है कि वह जब भी बच्चों का आदर्श बने तो उस आदर्श के रूप में स्वयं के व्यक्तित्व को वह किस प्रकार से दिखाए ताकि बच्चे सही अनुसरण करें। कितना उसे स्वयं में ज्ञान धारण करना पड़ता है जिससे वह शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण रूप से करवा सके। न जाने कितनी रातों को काला करके उसे उस ज्ञान को व्यापक स्वरूप में लाना पड़ता है। और हम कह देते हैं कि जब कुछ ना मिले करने को तो शिक्षण करवा लिया जाए और शिक्षक बन जाया जाए, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसी कहानी के साथ आज हम शुरू करते हैं। एक शिक्षक की क्या महत्वता है, इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचर। सबसे पहले बात करें तो अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जब तक टीचर नहीं होगा तब तक शिक्षण कैसे ही संभव हो पाएगा। चाहे फिर शिक्षण की सभी अन्य सुविधाएं मौजूद हों, सहायक सामग्री भी वहां उपलब्ध हो, संस्थाएं भी हो, विद्यार्थी भी हो, पाठ्यक्रम भी हो, लेकिन यदि शिक्षक नहीं होगा तो फिर शिक्षण प्रक्रिया कैसे ही संभव हो पाएगी। अध्यापक के बिना शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं है। इसी पर हमने अभी बात की। अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। राष्ट्र का निर्माता इसीलिए कहा गया क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो जब कक्षाओं में निर्मित उस भारत के भविष्य की बात होती है तो उन्हें पढ़ाने का, उन्हें शिक्षण करवाने का कार्य कौन कर रहा है? वही अध्यापक, वही शिक्षक कर रहा है, जो इस समय उन्हें उस ज्ञान से सराबोर कर रहा है। तो शिक्षक इस अंदाज में भारत का या किसी भी राष्ट्र में, जहां भी जिस राष्ट्र में अध्यापक हैं, वे उस राष्ट्र के निर्माता के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। अध्यापक की क्रिया व व्यवहार का विद्यार्थी, विद्यालय व समाज पर प्रभाव। यहाँ अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि अध्यापक की के द्वारा की जाने वाली जो भी क्रिया है, जो भी अध्यापक का व्यवहार है, उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं और उसके द्वारा अपनाया जाने वाला व्यवहार, किया जाने वाला व्यवहार विद्यार्थी पर, विद्यालय पर और समाज पर प्रभाव डालता है। चूंकि वह विद्यार्थियों के आदर्श के रूप में भी अपने आप को वहां पर व्यवस्थापित कर रहा होता है, बच्चे उसे अपना आदर्श मान रहे होते हैं। विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में शिक्षक के बिना विद्यालय का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। समाज में बात करें, चूंकि एक शिक्षक के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी शिक्षण कर रहे हैं, जितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वे कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा हैं। तो वे अपने शिक्षक द्वारा सिखाए ज्ञान का कहीं किसी समाज के कोने में जाकर, समाज के किसी एक दायरे में जाकर, एक समूह में जाकर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वह अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक द्वारा ही सिखाया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक का ही प्रभाव है जो समाज पर पड़ रहा है। तो एक शिक्षक की जो जिम्मेदारी है, उसका जो दायित्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थी समाज के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और वे अपने अपने समाज, अपने धर्म, अपनी जाति, अपने समुदाय, अपने घरों में जाकर जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार से उनका आचरण होता है, वह शिक्षक की ही छाप होता है। और इस लिहाज से शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व बन जाता है कि वह अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यवहार को, अपनी क्रियाओं को सुचारू रूप से करे। फिर अगर शिक्षक के गुणों की बात करें तो शिक्षक में किस प्रकार के गुण होने चाहिए जो महत्वपूर्ण है, पहले इनके नाम पर चर्चा करते हैं और फिर इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है शैक्षिक योग्यताएं। एक शिक्षक के भीतर किस प्रकार की शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए, इसको विस्तार से देखेंगे। फिर हम देखेंगे व्यवसायिक योग्यताएं, कि एक शिक्षक द्वारा शिक्षण का जो व्यवसाय किया जा रहा है, वह चाहे शिक्षण किसी भी स्वरूप में कर रहा है, वह शिक्षण के रूप में व्यवसाय ही हो जाता है एक प्रकार से। हाँ, वो बात अलग है कि शिक्षक को यह कहा जाता है कि वह उसे व्यवसाय समझे नहीं, यानी केवल पैसा कमाने का जरिया ना समझ करके
उससे अधिक महत्व दे इस विचार को कि उसके द्वारा शिक्षा ग्रहण करके जो विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्रों में सफलता को अर्जित करेंगे, तो उससे भारत के भविष्य का निर्माण होगा, राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होगा। तो इसलिए वह व्यावसायिक योग्यता किस प्रकार से होनी चाहिए कि वह उसे पूर्ण व्यवसाय न समझकर अपना दायित्व समझे, उस पर हम बात करेंगे विस्तार से। फिर हम बात करेंगे व्यक्तित्व संबंधी गुणों की, कि एक शिक्षक के व्यक्तित्व में किस प्रकार से गुण होने चाहिए, किस प्रकार से उसका व्यक्तित्व बच्चों के समक्ष परिलक्षित होना चाहिए, समाज के समक्ष परिलक्षित होना चाहिए। और उसके पश्चात हम विस्तार से बात करेंगे संबंध आधारित गुण की। संबंध आधारित गुण में हम देखेंगे कि एक शिक्षक के अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने सह साथियों यानी अपने सह अध्यापकों के साथ, अपने प्रधानाध्यापक के साथ अथवा उस विद्यालय या संस्थान के अन्य कर्मचारियों के साथ किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, तो उन संबंध आधारित गुणों की हम बात करेंगे इस बिंदु के अंतर्गत। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं शैक्षिक योग्यता से। शिक्षक के गुणों में जब शैक्षिक योग्यताओं की बात होती है तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य, अर्थात एक शिक्षक द्वारा कहीं भी शिक्षण करवाया जाना है तो उस शिक्षण संस्थान के, उस विद्यालय के, उस महाविद्यालय के, उस विश्वविद्यालय के लिए जो भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है वह एक शिक्षक के माध्यम से की जानी अनिवार्य है। जैसे हम किसी भी भर्ती की यदि बात करें, अगर हम बात करते हैं मान लीजिए पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी, है ना, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या प्राइमरी टीचर, इनकी अगर हम बात कर ले, या इसी को हम क्या कहते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो इनकी जब बात होती है तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि हमसे कुछ ना कुछ शैक्षिक योग्यताओं की मांग की जाती है। हमारी एक एलिजिबिलिटी होती है कि हमने कहाँ तक का अध्ययन ग्रहण किया है, तो हम किस पद के लिए एलिजिबल हैं। यदि मान लीजिए हमने एमए या उससे अत्यधिक जो डिग्री हासिल कर ली है एमए एमफिल की, तो हम पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं की है, बीएड तक सीमित हैं, बीए बीएड तक सीमित हैं, तो हम टीजीटी के लिए हो जाते हैं। उससे अगर हम बात करें तो बीएसटीसी या और अन्य जो शैक्षिक अनिवार्य योग्यताएं होती हैं प्रत्येक पद के अनुरूप, तो वह न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसके बाद हम अगर बात करते हैं प्रशिक्षण प्राप्त योग्यता, प्रशिक्षण प्राप्त योग्यता प्रत्येक स्तर के लिए अनिवार्य है, ये ध्यान रखना है। हाँ, वो बात अलग है कि किस स्तर के लिए कहाँ तक के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो हम यही बात कर लें कि टीचर बनने के लिए सबसे पहला प्रशिक्षण क्या होना चाहिए कि टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर कैसे बनना है, टीचिंग कैसे करवानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बीएड करनी पड़ती है, बीएसटीसी करनी पड़ती है, या आजकल और भी ऑप्शंस बहुत सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं, एनटीटी की बात कर लें। तो ये सब क्या है, ये उस प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है जिसके माध्यम से यह सिखाया जाता है कि शिक्षक कैसे बनना है, शिक्षण कैसे करवाना है, और शिक्षक बनकर किस माध्यमों से, किन विधियों के माध्यम से, या किन सहायक सामग्रियों का उपयोग करते हुए, या किन प्रकार की अन्य गतिविधियों का आपको कार्य करना है एक कक्षा कक्ष के भीतर, तो वो सारा कार्य किसमें सिखाया जाता है, प्रशिक्षण के भीतर सिखाया जाता है। तो एक शिक्षक में प्रशिक्षण की योग्यता होनी चाहिए कि उसने प्रशिक्षण ग्रहण किया हो कि वह टीचर बनकर कैसे अपने कार्य को करेगा। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बात की थी कि जब कुछ ना मिले करने को तो टीचर बन जाओ, अधिकांशतः ऐसा सोच लिया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि एक टीचर बनने का जो एक क्राइटेरिया है वो निर्धारित है, बशर्ते हम उस क्राइटेरिया को फॉलो करें, उसके ऊपर चलें, उनसे समझें, सीखें और उसको अप्लाई करें, तब हम जाकर के एक प्रभावी शिक्षक बन सकते हैं। अन्यथा फिर आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे भी शिक्षक हैं जिनकी कोई चर्चा नहीं होती, जिनके लिए हम कोई बात करना पसंद नहीं करते, जिन्हें विद्यार्थी अपना आइडल भी नहीं मानते। तो यदि कोई प्रशिक्षण पूर्ण रूप से जिसने ग्रहण नहीं किया है, जिसने उन जो प्रशिक्षण में सिखाई गई चीज़ों को फॉलो नहीं किया है, उसके साथ-साथ अपने ज्ञान को नहीं जोड़ा है, तो वह प्रभावी शिक्षक नहीं बन पाता। तो प्रशिक्षण अनिवार्य है। अभी हमने सिंपल एक बात कर ली कि शिक्षक का होना तय हो जाता है अगर उसने बीएड, बीएसटीसी या एनटीटी इत्यादि कोई प्रशिक्षण
जैसी योग्यता ग्रहण कर ली है। फिर अगर हम बात करें कि बीएड कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो बीएड कॉलेज में पढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं एमएड की आवश्यकता होती है। अन्य कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए जो एकेडमिक कॉलेजेस हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो वहां पर नेट या एमफिल अथवा आज के समय में अगर हम बात कर लें तो पीएचडी इत्यादि की डिग्री मांगी जाती है। तो ये सब क्या है, ये प्रशिक्षण है। ये प्रशिक्षण वाली जो कह लो कि डिग्रियां हैं, जिनके माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि अगर आप इस कॉलेज के टीचर बन रहे हैं, लेक्चरर बन रहे हैं, तो आपको किस प्रकार से शिक्षण करवाना है। अगर आप स्कूल के टीचर बन रहे हैं तो आपको कैसे प्रशिक्षण करवाना है, शिक्षण करवाना है। तो ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं अन्य आवश्यक योग्यताएं। इनकी अगर हम बात करें तो अन्य आवश्यक योग्यताएं निर्धारित होती हैं उस विशेष एक संस्था के अनुरूप, जिस संस्था के भीतर किसी न किसी प्रकार की भर्ती निकाली गई है। वो राज्य अनुसार हो सकती है, वो केंद्र अनुसार हो सकती है, वो कोई क्षेत्र के अनुसार एक विशेष योग्यताओं की मांग कर सकती है। जैसे अगर हम कह लें कि किसी एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत किसी विद्यालय में किसी ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जहां कुछ मूक बधिर बच्चे भी पढ़ रहे हैं साथ में, तो वहां के लिए उनकी उस क्षेत्र की, सभी विद्यालयों की यहां बात नहीं कर रही हूँ, उस विशेष एक क्षेत्र के लिए जो एक विशेष टीचर उन्हें चाहिए, वो ऐसा चाहिए जो मूक बधिर बच्चों के साथ भी संवाद स्थापित कर सके। तो वो इस जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है और प्रशिक्षण प्राप्त योग्यता है, इन दोनों के साथ वो डिमांड क्या कर सकता है कि ऐसा जिसने इसमें भी किसी न किसी प्रकार का सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण पत्र, कोई डिग्री हासिल कर रखी हो, उसे यह आता हो कि मूक बधिर बच्चों के साथ कैसे संवाद स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर या राज्य विशेष को ध्यान, क्योंकि सभी राज्यों की भी अलग-अलग जो है क्राइटेरिया होते हैं, उनके अपने-अपने क्षेत्र हैं और उसके आधार पे उनकी कुछ ना कुछ ऐसी योग्यताओं की जो डिमांड है, वो टीचर के लिए रहती है कि इस प्रकार का शिक्षक हमें चाहिए इस क्षेत्र के लिए। तो ये जो क्षेत्र विशेष के आधार पर बदलती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, वो इनके भीतर शामिल कर ली जाती हैं अन्य आवश्यक योग्यताओं में। ठीक है? तो ये है शिक्षक के भीतर जिन शैक्षिक योग्यताओं का होना अनिवार्य है, उस पर हमने चर्चा कर ली। आगे हम बात करते हैं व्यावसायिक योग्यताओं की। व्यावसायिक योग्यताओं के संदर्भ में सबसे पहले हम बात करेंगे विषय वस्तु पर अधिकार। ये कहते हैं कि अगर एक टीचर ने शिक्षण के व्यवसाय में स्वयं का अस्तित्व स्थापित करने की सोची है, यदि वह शिक्षण के व्यवसाय में उतरना ही चाहता है, शिक्षण करवाना चाहता है, तो सबसे पहला काम उसे अपने विषय वस्तु का ज्ञान होना ज़रूरी है, विषय वस्तु पर उसका अधिकार होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रश्न करें तो उनको डाँट कर चुप करवाने की बजाय उनके प्रश्नों के उत्तर दे सके। केवल किताबी ज्ञान नहीं, अपितु किताब के अतिरिक्त भी उन प्रकरणों से संबंधित, उन विषयों से संबंधित यदि वर्तमान प्रासंगिकता के आधार पर कोई ज्ञान दिया जाना अनिवार्य है, तो वह ज्ञान भी बच्चों तक दिया जाए। एक छोटी-सी यहाँ पे चर्चा करते हैं। अजमेर में स्थित एक निजी विद्यालय में राजनीति विज्ञान के शिक्षक की आवश्यकता थी। लिहाजा उन्होंने अखबारों के माध्यम से उस विज्ञप्ति निकालते हुए उस भर्ती की घोषणा की और साक्षात्कार के लिए एक तय तिथि निर्धारित कर दी। तय तिथि पर उस क्षेत्र के कई अभ्यर्थी जो स्वयं राजनीति विज्ञान से संबंध रखते थे और वे चाहते थे कि वे इस विषय का ज्ञान बच्चों तक पहुंचाएं, तो वे साक्षात्कार के लिए उस विद्यालय में पहुंचे। साक्षात्कार चल ही रहा था कि एक अभ्यर्थी जब साक्षात्कार दे रहा था, तो प्रधानाध्यापक ने, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने उनसे पूछा कि क्या आपने हितोपदेश की, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी हैं? उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपने महाभारत का भीष्म पर्व पढ़ा है, जिसमें जो है भीष्म द्वारा, पितामह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को राजनीति से संबंधित जो ज्ञान है या गुर है वो सिखाया गया है? तो उस अभ्यर्थी ने कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपने विद द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया या डेमोक्रेसी एंड यू ये किताबें पढ़ी हैं? तो उस अभ्यर्थी ने अब झल्लाते हुए कहा, मैंने ये सब नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा, यदि आपने यह सब नहीं पढ़ा है, तो आप कैसे राजनीति विज्ञान सिखाएंगे बच्चों को, कैसे उसका ज्ञान देंगे? तो वह अभ्यर्थी बड़े ही गुस्से से यह कहते हुए उस कमरे से बाहर हो गया
कि मैं यहाँ केवल 7वीं 8वीं कक्षा, जो कि आपने विज्ञप्ति में बताया था, केवल उस कक्षा को राजनीति पढ़ाने आया हूँ। तो ऐसे में मुझे महाभारत और इन सब किताबों को जो आप नाम ले रहे हैं, इन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो स्कूल की किताब पढ़वा लें। यह कहते हुए वह अभ्यर्थी कमरे से बाहर चला गया और प्रधानाध्यापक बस मुस्कुराकर रह गए, केवल यह सोचकर कि यदि इस अभ्यर्थी को रख भी लिया जाए तो यह बच्चों को वह ज्ञान नहीं दे पाएगा जो कि वर्तमान स्वरूप में प्रासंगिक हो और पूर्ण रूप से खरा हो। तो इसलिए कहा गया कि विषय वस्तु पर अधिकार होना नितांत आवश्यक है, तभी बच्चे कुछ उस ज्ञान की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, उसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर हम बात करें तो विषय में अभिरुचि, यानी एक शिक्षक की उस विषय के प्रति, जिस भी विषय का वह अध्यापक या अध्यापिका है, उस विषय के प्रति उसकी अभिरुचि होना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात केवल रुचि की नहीं हो रही, यहाँ बात हम कर रहे हैं कि उसकी अभिरुचि होना अनिवार्य है। अब क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, तो हम यहीं पर बात कर लेते हैं कि रुचि और अभिरुचि में क्या अंतर है। रुचि की बात कर सकते हैं, तो रुचि की बात करें तब हम बात करते हैं केवल पसंद शब्द की, कि किसी विषय में रुचि होना, किसी चीज को पसंद करना, कोई विषय पसंद होना, ये सब उसकी रुचि है। लेकिन कितनी तत्परता के साथ, कितनी लगन के साथ, कितनी गहराई के साथ उस विषय से, उस वस्तु से जुड़ाव है, यह उसकी अभिरुचि है, अभिवृत्ति है। एक बार के लिए आप भूल जाएं कि हम शिक्षण कर रहे हैं, शिक्षण प्रक्रिया को समझ रहे हैं। हम सामान्यतः रुचि और अभिरुचि शब्द के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अनेक मूवीज देखना पसंद है, आपको मूवीज देखना पसंद है ना, आपको फिल्में, चित्र इत्यादि ये सब देखना अच्छा लगता है, उन्हें आप पसंद करते हैं, तो यह तो है आपकी रुचि। लेकिन उन फिल्मों में से किसी एक विशेष डायरेक्टर या किसी एक विशेष कलाकार की फिल्में देखना आपको और ज्यादा अच्छा लगता है, और उसकी तो आप छोड़ते ही नहीं मूवी देखना। उसमें आप बहुत गहरी, जो आपकी पसंद है वो, और गहराई से देखते हैं, लगाव के साथ देखते हैं, तो वो क्या हो गई आपकी, वो उसके प्रति हो गई अभिरुचि। ठीक, अब इसमें एक और अंतर समझते हैं। रुचि का क्षेत्र व्यापक हो सकता है, रुचि का क्षेत्र व्यापक हो सकता है, क्योंकि जब हमने ये बात कर रहे हैं कि सभी तरह की मूवीज देखना पसंद है, तो वो है रुचि, तो क्षेत्र क्या हो गया, व्यापक हो गया। लेकिन जब अभिरुचि की बात आएगी, तो अभिरुचि में क्षेत्र जो है वो बहुत छोटा होता है, और छोटे को यहाँ पे हम एक शब्द से परिभाषित करेंगे, व्यक्तिगत होता है। विशेषकर कि आप किसी एक विशेष निर्देशक या किसी एक विशेष कलाकार की मूवीज देखना और ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो मामला व्यक्तिगत हो गया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य, रुचि है व्यापक और अभिरुचि है व्यक्तिगत। रुचि है केवल पसंद, और अभिरुचि है उसके प्रति झुकाव, उसके प्रति लगाव, उसके प्रति विशेष पसंद हो जाना। तो इसलिए अब हम आते हैं इन्हीं शब्दों को शिक्षण के अंतर्गत लेकर के। तो विषय में अभिरुचि होना, जो भी विषय का वह शिक्षक है, उस विषय में रुचि होना एक बात है कि उसे वह विषय पसंद है, लेकिन उस विषय के प्रति वह कितना आसक्त है, उस विषय में कितना उसका लगाव है, उस विषय के प्रति कितना उसका झुकाव है कि वह निरंतर उस विषय को पढ़ता रहे, निरंतर उसका अध्ययन करता रहे, निरंतर उस विषय में कुछ ना कुछ नया सीखता रहे, तो ये हो जाएगा उस विषय में अभिरुचि होना शिक्षक का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम विशेष बात करेंगे विषय में अभिरुचि होना। इसको आपको इतना पुरजोर तरीके से या जोर देकर इसलिए भी समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत सामान्य सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से उठ सकता है, उठता भी है, कि अध्यापक की विषय में होनी चाहिए रुचि, अभिरुचि, दोनों इनमें से कोई नहीं है। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न उलझाने की बात होती है तो उलझा सकते हैं इस अभिरुचि और रुचि वाले शब्द में, तो आपको विशेष ध्यान देते हुए उसका उत्तर आपको देना है। एक चीज की और बात कर लेते हैं कि अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों पर्याय शब्द हैं, तो अभिरुचि आ जाए या अभिवृत्ति आ जाए, दोनों का अर्थ आप सेम ही वहां पर लेकर चलेंगे। ठीक है, कि किसी के प्रति अत्यधिक लगाव, किसी विषय के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति
एक सामान्य पसंद तो वह रुचि, लेकिन विशेष लगाव, विशेष झुकाव, विशेष पसंद है तो वह अभिरुचि या अभिवृत्ति कहलाएगी। फिर है व्यवसाय के प्रति निष्ठा व रुचि। क्योंकि जब एक शिक्षक इस शिक्षण के व्यवसाय में आ ही गया है, तो अब उसे बहुत अधिक यह ध्यान रखना है कि वह इस व्यवसाय को केवल कमाई का जरिया न समझे, और यदि वह मजबूरी में और कमाई का जरिया समझ के उस शिक्षण को करवा रहा है और शिक्षक बना है, तो वह प्रभावी नहीं हो पाएगा, यह सुनिश्चित है। इसलिए अगर आपको प्रभावी शिक्षक बनना है, यदि आपको किन्हीं विद्यार्थियों के आदर्श के रूप में स्वयं के अस्तित्व को स्थापित करना है, तो आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आप इस शिक्षण व्यवसाय के प्रति निष्ठावान रहें। पूर्ण जिम्मेदारी समझते हुए अपने उस शिक्षण के कार्य को करें। केवल धन आ रहा है इस सोच के साथ उसे कार्य न समझे, अपितु आप देश का भविष्य बना रहे हैं। आपके अंतर्गत जो भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वे अपने जीवन में अर्जित सफलताओं से अपने जीवन का यापन करेंगे। यह तभी सुनिश्चित होगा जब आप द्वारा शिक्षण को व्यवसाय न समझ करके पूर्ण जिम्मेदारी से उन्हें शिक्षण करवाया गया होगा। तो इसका विशेष ख्याल रखना है। फिर है उचित शिक्षण विधियों का चयन व प्रयोग, कि एक शिक्षक द्वारा किस शिक्षण प्रकरण को पढ़ाया जाना है, किस विषय को पढ़ाया जाना है, किस प्रकार से वह अपने शिक्षण में बच्चों की रुचि को जागृत करे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसे एक तो उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, कि उसे यह पता होना चाहिए शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं और उनमें से इस प्रकरण को पढ़ाए जाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, सबसे कारगर है। फिर हम बात करें तो चयन व उसका प्रयोग करना कक्षा कक्ष में, कि आपने जब पाठ योजना का निर्माण किया, आपने जब प्रकरण को देख करके ये सुनिश्चित तो कर लिया कि इन शिक्षण विधियों के माध्यम से इस प्रकरण को पढ़ाया जाए, तो बच्चों को अधिक समझ में आएगा। यह चयन तो आपने कर लिया। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि कक्षा कक्ष में उन विधियों का प्रयोग भी उसी स्तर के अनुरूप हो, उसी आधार पर किया जाए। फिर देखें तो सहायक सामग्री का उचित चयन व प्रयोग। सहायक सामग्री बहुत आकर्षित करती है बच्चों को शिक्षण के दौरान, जिसके माध्यम से एक शिक्षक का शिक्षण कार्य बहुत सरल और बहुत प्रभावी हो जाता है। जब एक शिक्षक शिक्षण सामग्री के माध्यम से शिक्षण करवाता है, तो बच्चों का जो ध्यान है स्वतः ही केंद्रित हो जाता है, स्वतः ही वे अनुशासन में आ जाते हैं, स्वतः ही वे शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षण कार्य में रुचि लेने लगते हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक शिक्षक द्वारा कि उसकी कक्षा कक्ष का वातावरण अनुशासित रहे। अनुशासित रहेगा तभी वे शिक्षण प्रभावी रूप से करवा पाएगा। तो ऐसे में बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ने में रुचि होती नहीं और बार-बार अनुशासन का भंग होना शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करता है। ऐसे में यदि एक शिक्षक शिक्षण सामग्री को लेकर के आ जाए कक्षा में, यदि वह कक्षा में प्रवेश के साथ उसके हाथ में कुछ शिक्षण सामग्री बच्चों को देखने को मिले, तो अब शिक्षक को अनुशासन बनाने के लिए कुछ भी जो कह लो कि बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वे सभी बच्चे स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित हो जाएँगे और वे स्वयं ही पूछेंगे कि सर या मैम ये क्या करेंगे आज हम इसका? तो अब शिक्षक का यह कहना कि आज हम इसके माध्यम से सीखेंगे, इसके माध्यम से पढ़ेंगे, यही पर्याप्त है कि बच्चे उस पढ़ने को, उस समझाए जाने को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्योंकि वे जानना चाहेंगे कि ये जो आज हाथ में लेकर आए हैं, ये क्या है? ये काम कैसे करेगा? या क्यों लेकर आए हैं? क्या सीखेंगे हम इससे? तो ये चीज़ें बच्चों का ध्यान आकर्षण करने के लिए, कक्षा कक्ष को अनुशासित वातावरण में बनाए रखने के लिए, बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए, बच्चों के भीतर शिक्षण को अधिकांश स्तर पर आत्मसात कर देने के लिए बहुत प्रभावी एक रोल अदा करता है या महत्वपूर्ण जो है भूमिका का अदा करता है, वह शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को होना नितांत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह बच्चों के स्तर को, उनके सीखने की इच्छा को, उनके उस रुचि के
एक स्तर को नहीं समझ पाएगा, जिसके माध्यम से उसे यह निर्धारित करना होगा कि बच्चे कितना, कब और कैसे सीख पाएंगे। जब एक शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान को स्वयं में धारण करेगा, तभी वह बच्चों की बुद्धि और सीखने के बीच अंतर्गत आने वाली उनकी समस्याओं को समझ सकेगा और उन्हें समझ करके उनकी रुचि, योग्यता और बुद्धि के अनुरूप वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आगे कर पाएगा। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना एक शिक्षक के लिए अनिवार्य योग्यता है। फिर है समय का पाबंद। निसंदेह यूं तो जीवन का प्रत्येक क्षेत्र ही अनुशासित रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उनमें भी यदि शिक्षण की बात करें तो शिक्षण का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अनुशासन की मांग और ज्यादा जो है प्रभावी हो जाती है और ज्यादा उसकी मांग की जाती है। तो ऐसे में एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि स्वयं वह पहले समय का पाबंद हो। यदि वह समय का पाबंद नहीं होगा तो वह अपने विद्यार्थियों को भी समय में या अनुशासित रहने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। इसलिए समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यदि हम आज समय बर्बाद करेंगे तो कल को समय हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए एक शिक्षक को बहुत ध्यान देना होगा कि वह समय को लेकर के कितना तत्पर है और समय का कितना पाबंद है। फिर देखें तो ज्ञान पिपासा। ज्ञान पिपासा से तात्पर्य है कि एक शिक्षक को अपने विषय का आज जितना ज्ञान है और वह यदि यह सोच ले कि यही पर्याप्त है, इतने से ही मेरा काम चलता रहेगा, तो यह नितांत मूर्खता वाला कार्य है। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह सदैव ज्ञान के प्रति पिपासा से युक्त रहे, प्यास से युक्त रहे। वह अपने विषय में जितना ज्ञान उसे आज है उसमें और अधिक वृद्धि के लिए सदैव प्रेरित रहे। जो भी वर्तमान के आधार पर, बदलते युग के आधार पर, समय के परिवर्तन के आधार पर जो भी उसमें नित्य नया परिवर्तन होता रहे उस ज्ञान में, उस विषय में, तो वह परिवर्तन को स्वीकार कर नवीन ज्ञान को स्वयं में सदैव धारण करने वाला हो और ज्ञान के प्रति सदैव प्यास से युक्त रहे। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो स्पष्ट वाणी व कुशल वक्ता। स्पष्ट वाणी व कुशल वक्ता एक शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य योग्यता है। यदि एक शिक्षक की वाणी स्पष्ट नहीं है, यदि एक शिक्षक कुशल वक्ता नहीं है, तो वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी नहीं बना सकता और ना ही विद्यार्थी उसके द्वारा दिए जा रहे शिक्षण को सुनने में, समझने में किसी भी प्रकार की रुचि दिखाएंगे। बच्चे तभी उस कक्ष में रुचि लेंगे जब उन्हें अपने अध्यापक अध्यापिका की वाणी एक तो साफ से समझ में आ रही हो, एक उनकी वाणी बहुत प्रभावी हो, बहुत कुशल वक्ता हो, वे बहुत कुशल तरीके से बोल रहे हो, तभी विद्यार्थी उस अध्यापक अध्यापिका की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ एक छोटी सी जानकारी साझा करते हैं। स्कॉटलैंड के विश्वविद्यालय में एक प्रथा है कि जब उनके विश्वविद्यालय की किसी भी कक्ष में कोई व्याख्याता द्वारा पढ़ाया जा रहा है, कोई व्याख्यान दिया जा रहा है, किसी विषय वस्तु को समझाया जा रहा है, तो ऐसे में यदि वहां बैठे विद्यार्थियों को वह अच्छे से समझ में आ रहा है, उन्हें अपने व्याख्याता की वाणी स्पष्ट, उनकी कुशलता नजर आ रही है और उनके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को यदि वे आत्मसात कर पाने में समर्थ हो रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तो वे अपने जूते की एड़ियों को फर्श पर, जमीन पर टपटपाते हैं। टपटपाते मतलब टप 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 इस प्रकार से बजाते हैं, जैसे हम कोई गाना सुनते हुए अपने पैरों को बजाते हैं, ठीक वैसे। और ठीक इसके विपरीत यदि किसी व्याख्याता का व्याख्यान समझ नहीं आ रहा या वो बहुत बोरिंग तरीके से समझा रहे हैं या कोई ऐसा लग रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उनकी वाणी स्पष्ट नहीं है, तो ऐसी दशा में, ऐसी दिशा में वे सभी विद्यार्थी अपने जूतों को फर्श पर घसीटते हैं। लाइक क्रश की आवाज होती है ना, तो उस तरह से घसीटने की आवाज करते हैं, क्रश की आवाज करते हैं और यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक वह व्याख्याता अपनी बात को एक बार बंद करके ये ना कह दे कि ठीक है, मैं आपको दोबारा समझाता हूं, दोबारा हम दूसरे तरीके से समझते हैं। तब तक वे जूतों को घसीटते रहते हैं। इसलिए शिक्षक को कुशल वक्ता होना भी आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी उन्हें अच्छे प्रकार से समझ सकें, उनके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को स्वयं में आत्मसात कर सकें। फिर हम बात करते हैं रोचकता की। एक शिक्षक द्वारा करवाया जाने वाला शिक्षण रुचिपूर्ण होना चाहिए।
उसके भीतर बहुत रोचक तरीके से ज्ञान को समाहित किया हुआ होना चाहिए, जिससे कि वह करवाया जा रहा शिक्षण सजीव चित्रण समान प्रतीत हो। कभी-कभी आपने ऐसा ध्यान भी दिया होगा कि कभी कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, वो कुछ समझा रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ उनकी बोलने से संबंधित चित्र दिखाई देने लगते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अभी मैंने अगर स्कॉटलैंड विश्वविद्यालय की बात की, जब मैं वह उदाहरण दे रही थी, तो यदि आप किसी प्रकार का चित्र निर्मित कर पाए, आप ऐसा आभास कर पाए कि सामने ऐसे लेक्चरर खड़ा है और फिर ऐसे जूते टपटपा रहे हैं या घसीट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी प्रकार से इस शिक्षण में हमने रुचि को डाल दिया है उन उदाहरणों के माध्यम से। तो माध्यम कोई भी हो सकता है, बस शर्त यही है कि वह रुचिपूर्ण होना चाहिए, जिससे बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेकर के अपने उस ज्ञान को धारण कर सकें। जैसे हम कह सकते हैं दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जो गहन अध्ययन माँगता है और गहन अध्ययन होने के साथ-साथ बहुत अरुचिकर हो सकता है। लेकिन उपनिषदों में संवाद के माध्यम से अगर हम मृत्यु और जीवन की बात करें तो उसको यम और नचिकेता के संवाद के ज़रिए कितना सरल और कितना रुचिकर बना दिया है कि हम दर्शन शास्त्र जैसे गहन और अरुचिकर विषय को भी रुचिपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं, रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यह होता है रोचकता का आगमन शिक्षण में। फिर हम बात करते हैं सुदृढ़ संकल्प शक्ति। सुदृढ़ संकल्प शक्ति की जब हम बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश बालक अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वे अराजक होते हैं और ऐसे में वे अपने काम और उत्तरदायित्वों से भागते हैं। और यदि हम उन्हें विद्यालय में अनुशासन का पाठ न पढ़ा पाए, अनुशासन न सिखा पाए, तो यह उनके लिए आगे भविष्य में अपने व्यक्तित्व में शामिल करना बहुत दुसाध्य कार्य हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे विद्यालय में रहकर अनुशासन का पाठ पढ़ लें, अनुशासन के भीतर रहना सीख लें, अनुशासन का महत्व सीख लें। चूँकि हमने पहले भी बात की है कि अनुशासन जीवन के प्रत्येक पहलू का हिस्सा है, प्रत्येक कार्य का हिस्सा है। तो वह अनुशासन कब सिखा सकता है एक शिक्षक? जब वह शिक्षक स्वयं क्या हो? सुदृढ़ संकल्प शक्ति वाला हो, उसके भीतर उसकी अपनी संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, जिसके माध्यम से वह अराजक बच्चों में भी अनुशासन का पाठ आत्मसात करवा दे, अनुशासन का पाठ उन्हें सिखा दे। घरों में हमने भी प्राय अक्सर देखा है कि बच्चे पढ़ते-पढ़ते कभी पेंसिल से खेलने लगते हैं, कभी कुछ अन्य क्रियाएँ करने लगते हैं, पढ़ने से उनका ध्यान हट जाता है। तो यही चीज़ जब शिक्षक के माध्यम से अनुशासन का महत्व सिखाया जाएगा, उन्हें उस शक्ति के माध्यम से परिचित करवाया जाएगा, तो बच्चे उस महत्व को समझेंगे, सीखेंगे। बस यही ध्यान रखना है कि एक शिक्षक में क्या होना आवश्यक है, सुदृढ़ संकल्प शक्ति का होना आवश्यक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। एक शिक्षक का केवल अपने विषय के प्रति ज्ञान हो या उसके प्रति ही वह ज्ञान को धारण करता हो, यह पर्याप्त नहीं है। उसे पाठ्य सहगामी अन्य क्रियाओं में भी रुचि लेनी चाहिए, जिससे वह अपने शिक्षण को, अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को विद्यार्थियों के भीतर रुचिकर बना सकता है, प्रभावी बना सकता है। क्योंकि यदि वह केवल विषय से ही कनेक्टेड रहेगा, वह अन्य जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि नहीं लेगा, तो ऐसे में वह बच्चों के साथ जुड़ नहीं सकता। तो जब वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि लेगा, तो बच्चों के साथ उसका संवाद और अधिक पोषित होगा और अधिक संवर्धित होगा, जिसके माध्यम से बच्चे उस शिक्षक के व्यवहार के प्रति प्रभावी तरीके से उनसे जुड़ पाएँगे, उनसे अपनी बातें साझा कर पाएँगे और जिससे उनका प्रभाव, उस शिक्षक का प्रभाव उन बच्चों पर बहुत सकारात्मक स्वरूप में पड़ेगा। इसलिए एक शिक्षक का अपने विषय के साथ-साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि लेना भी अनिवार्य है। फिर हम बात करें तो अच्छी स्मरण शक्ति। शिक्षक की स्मरण शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना पाता है। इसमें हम सबसे सामान्य लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण की अगर बात करें, तो ऐसा कहा जाता है कि एक शिक्षक को जिस कक्षा में वह प्रतिदिन जा रहा है, हाँ, कभी कोई समायोजित क्लास में अगर उसकी ड्यूटी लग गई है, कभी एक आध बार तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस कक्ष में वह प्रतिदिन जा रहा है, वहाँ कौन-कौन से विद्यार्थी आकर के पढ़ते हैं, कौन-कौन से विद्यार्थी नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उन विद्यार्थियों के नाम उसे याद होने चाहिए।
क्योंकि जब वह अपनी कक्षा कक्ष के भीतर अपने शिक्षण प्रक्रिया को करते हुए छात्र सहभागिता ले और छात्र सहभागिता में जब वह बच्चों को नाम से संबोधित करके उनसे कोई प्रश्न पूछता है, तो बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे टीचर को तो मेरा नाम याद है, ये तो मेरे नाम से मुझे जानते हैं। तो फिर अन्य बच्चे भी बहुत उत्साह लेने लगते हैं उस कक्षा में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो जो मैम है या जो सर हैं, ये मेरा नाम लेंगे, अब मेरा नाम लेंगे। तो कहने का तात्पर्य, जब एक टीचर, ये बहुत सामान्य सा उदाहरण है लेकिन बहुत प्रभावी है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि एक शिक्षक को अपने कक्षा कक्ष के बच्चों का नाम याद होना चाहिए, जिससे बच्चे उस कक्षा कक्ष के प्रति, उस शिक्षक के विषय के प्रति रुचि लेने लग जाते हैं। और इसी शिक्षक की अच्छी स्मरण शक्ति के विषय में गिलबर्ट भी कुछ कहते हैं। वे क्या कहते हैं, आइए पहले उसे भी देख लेते हैं। गिलबर्ट कहते हैं अध्यापक की स्मरण शक्ति के संबंध में कि अध्यापक जब अपनी क्रियात्मक स्मरण शक्ति का प्रयोग बालक बालिकाओं को पढ़ाने में करता है, तो उनकी कठिन से कठिन समस्या भी सरल हो जाती है। बहुत सी बातें जिनका वे शिक्षण प्राप्त करते हैं, उनके लिए वे ग्राह्य हो जाती हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ गिलबर्ट ने कही। गिलबर्ट ने क्या कहा कि क्रियात्मक स्मरण शक्ति, जो भी क्रियाओं के माध्यम से करके एक बच्चे सीख सकते हैं, जो भी क्रियाएं उन शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संबंध को स्थापित करती हैं, तो उन क्रियात्मक स्मरण का, उन यादों का, उन शक्तियों का प्रयोग करके हम बालक और बालिकाओं को पढ़ाने में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इससे हम क्या कर सकते हैं, उनकी कठिन से कठिन समस्या को भी सरल कर सकते हैं क्रिया के माध्यम से। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका वे शिक्षण प्राप्त करते हैं और वे उनके लिए ग्राह्य हो जाती हैं, क्योंकि जब हम क्रियात्मक व्यवहार बच्चों के साथ करते हैं अपनी स्मरण शक्ति के माध्यम से, तो बहुत सी ऐसी चीजें ग्राह्य हो जाती हैं। और यहाँ पे क्रियात्मक व्यवहार इस प्रकार से भी लिया जा सकता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ टीचर्स बच्चों के साथ गेम खेलते हैं स्मरण शक्ति को लेकर के ही। ऐसे बहुत से गेम्स होते हैं, लाइक मतलब अगर मान लो वर्ड्स का गेम खेलना है, शब्दों का, शब्दावली का, तो हम शब्दावली के गेम के आधार पे कि यह शब्द एक शिक्षक ने बोला, उसके आखिरी वर्ण से अब बच्चे अगला शब्द बोलेंगे और उसके आखिरी वर्ण से फिर शिक्षक की बारी। तो ये भी एक क्रियात्मक व्यवहार है, लेकिन बच्चे कितना कुछ सीख रहे हैं इस खेल के माध्यम से, इस क्रिया के माध्यम से। वे उन शब्दों को भी सीख रहे हैं जिनका शिक्षण उनके लिए आवश्यक है, और वही शब्द, वही शिक्षण के माध्यम से उनके लिए ग्राह्य हो जाते हैं, वे उसको सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने जाना कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्वों में सबसे पहले टीचर की बात आती है, शिक्षक की बात आती है, और शिक्षक के लिए 4 प्रकार के विशेष गुणों की हमने बात की, जिसमें हमने आज की कक्षा में उसकी शैक्षिक योग्यताओं और व्यावसायिक योग्यताओं पर बात की। अन्य 2 योग्यताओं पर बात करेंगे हम अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।